बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ए लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706/32 उसका फेब मार्च 2020 का पेपर 3 करने जा रहे हैं। और पेपर 3 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी से रिलेट्स करता है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हम देखते हैं वो हमसे क्या मांगता है। Cost and Management Accountancy, question number 5. The sales budget of Z Limited for 5 months to 31st May 2020 is as follows कि 5 months जो स्टार्ट हो रहे हैं जैन से और जो एंड हो रहे हैं मई के ऊपर, उसका इसने आपको बजट दिया है और सेल्स का बजट है। ये जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो ये माल बेचेंगे, जो यूनिट्स इनको बेचने हैं जैन से लेके मई तक, वो इन्होंने आपको दिए हैं। उसके बाद कहता है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल। ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है आपके पास। क्या है? फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ ईच मंथ इज इक्वल टू 20% ऑफ द फॉलोइंग मंथ सेल्स। के फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जो ये रखेंगे अपने पास, उसका प्रोसेस ये है कि वो जो फॉलोइंग मंथ्स होगा, जैसे फॉर एग्जांपल जैन के महीने की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, वो जो फेब का महीना है इसका 20% होगी। तो मैं अगर इसका 20% निकालूँ तो ये बनता है 800। इस तरीके से फेब की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो मार्च का 20% होगी। तो फेब है 4800 मल्टीप्लाइड बाई 20%, तो ये 960 बनता है आपका। और मार्च की जो होगी वो अप्रैल की होगी, तो 4400 मल्टीप्लाइड बाई 20% 880। और ये 5000 का 20% निकालें तो ये 1000 बनता है। तो ये जो इसका प्रोसेस है वो ये है कि फॉलोइंग मंथ्स की जो सेल्स है उसका 20% जो है वो करंट मंथ की एंडिंग इन्वेंट्री बनेगी। ये आप जहन के अंदर रखिएगा। आगे कहता है ईच यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स रिक्वायर्ड 3 किलोज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। कि हर जो फिनिश गुड्स आप बनाएंगे तो हर यूनिट को 3 किलोज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल चाहिए होगा। डायरेक्ट मटेरियल्स आर परचेज एवरी मंथ, और डायरेक्ट मटेरियल हम उसी महीने हर महीने खरीदते हैं, यानी बिफोर हैंड नहीं खरीदते, बल्कि जिस मंथ का होता है उसी मंथ के अंदर हम इसको खरीदते हैं। डायरेक्ट मटेरियल इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ ईच मंथ इज इक्वल टू 10% ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स प्रोडक्शन नीड्स। कि नेक्स्ट मंथ की जो प्रोडक्शन होगी, जो जितना आपको प्रोड्यूस करना होगा, उसका 10% जो है वो एंडिंग इन्वेंट्री रखेंगे। जैसे हमने सेल्स में देखा था कि फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जो है आने वाले महीने की 20% थी, तो यहाँ उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया। कहता है अगले नेक्स्ट मंथ के अंदर जो भी प्रोडक्शन आप करेंगे उसका 10% जो है डायरेक्ट मटेरियल की इन्वेंट्री जो है वो 10% होगी। तो रिक्वायर्ड में कहता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म मास्टर बजट। स्टेट 2 कंपोनेंट्स ऑफ मास्टर बजट अदर देन प्रोडक्शन एंड परचेजेस। देखिए मास्टर बजट क्या होता है। मास्टर बजट आप याद कर रखिएगा कि मास्टर बजट का मकसद है एज ए होल, जब हम पूरी कंपनी का बजट बना रहे हैं तो उसको फिर हम मास्टर बजट कहते हैं। इस मास्टर बजट के अंदर जो कुछ हमें करना है नेक्स्ट ईयर के अंदर एज ए कंपनी, एज ए कंपनी जो आपको करना है ये उसका बजट होता है। ये किसी डिपार्टमेंट का बजट नहीं होता कि आपने किसी डिपार्टमेंट का बजट बना दिया, सेल्स का बजट बना दिया, प्रोडक्शन का बजट बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप पूरी कंपनी का बजट बनाएंगे। पूरी कंपनी का बजट बनाने का मकसद आप समझ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एज्यूम करते हैं एक बेवरेज कंपनी है। अब जो बेवरेज कंपनी है उसका बजट कैसे बनाएंगे? बजट उसके अंदर सबसे पहले ये होगा कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले आएंगे, सेल्स वाले आएंगे कि वो क्या प्रोडक्ट कर रहे हैं, कि कितनी बॉटल्स जो है वो मार्केट के अंदर बिकेंगी, और उन बॉटल्स को बेचने के लिए मार्केटिंग कितनी आपको करनी पड़ेगी। तो इसका मकसद है सेल्स का बजट आपका हो गया, और सेल्स के बजट के बाद मार्केटिंग का बजट फिर आपका हो गया। फिर प्रोडक्शन वाले आएंगे कि यार प्रोडक्शन जो है वो ये, अब अगर सेल्स की हमारी रिक्वायरमेंट है तो प्रोडक्शन की फैसिलिटी हमारी इतनी है कि ये तमाम के तमाम यूनिट्स बन जाएंगे या नहीं बनेंगे, तो प्रोडक्शन का बजट आपको बनाना पड़ेगा जहाँ भी ये बॉटल्स बनेंगी। उसके बाद में क्वालिटी एश्योरेंस वाले जो हैं, जो ये क्वालिटी चेक कर रहे होते हैं, उनको कुछ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा इस प्रोडक्शन के लिए, तो उनका बजट फिर क्या होगा। फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले जो बैठे हुए हैं उनका बजट क्या होगा, क्योंकि उन्हें डेफिनेटली इस पूरे के फाइनेंशियल बनाने हैं, तो कोई हायरिंग वगैरह तो उनको नहीं करनी है।
और उनके पास जो जो डिफरेंट एक्सटर्नल ऑडिटर्स को पेमेंट कितनी करनी है, कोई और कंसल्टेंसी अगर हायर करनी है तो उसकी पेमेंट क्या होगी। फिर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आएगा, जिसको गाड़ियों की बात होगी तो वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का बजट कैसे बढ़ेगा। लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट जो पूरा ये ट्रक्स वगैरह जो आप देख रहे होंगे, बेवरेजेस के ट्रक्स आते हैं, तो वो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का बजट क्या होगा। सेल्स एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ से ये सब डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट बैठे हुए हैं, वो उसका बजट क्या होगा। तो देखिए डिफरेंट किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबको मिला के जो बजट बनता है उसे हम मास्टर बजट कहते हैं। लेबर आपकी कितनी लगेगी, लेबर का बजट आप बनाएंगे कि यार आपको लेबर कितनी रिक्वायर्ड होगी। तो ये सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बजट बना के जो एक मास्टर बजट बन रहा होता है उसे पूरी कंपनी का बजट कहते हैं। स्टेट टू कंपोनेंट्स ऑफ मास्टर बजट अदर देन प्रोडक्शन एंड परचेजेस के अलावा अगर आप देखें तो लेबर हो जाती है। लेबर बजट बनाते हैं आपके, लेबर आपको कितनी रिक्वायर्ड होगी। आप सेल्स का बजट बनाएंगे, आप मार्केटिंग का बजट बनाएंगे, आप फाइनेंस का बजट बनाएंगे, आप क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट जो है उसका बजट बनाएंगे। तो जितने डिपार्टमेंट कंपनी के अंदर हैं आप सबका बजट बनाएंगे। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो समझने की बात है कि मास्टर बजट जो है वो एज ए होल होता है, और कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया कि पूरी कंपनी के जो होते हैं इसको हम शामिल करते हैं। तो होप आपकी समझ आया होगा, पूरी कंपनी याद रखिएगा। और रिस्पॉन्स ये है कि फाइनेंशियल प्लान ऑफ द कंपनी एज ए होल फॉर द कमिंग ईयर, पूरा फाइनेंशियल प्लान है, यानी जितने भी टेक्निकल के जो रिजल्ट्स हैं उनको फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर चेंज करके सेल्स का बजट, प्रोडक्शन का बजट, लेबर का बजट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का बजट, आपकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट का बजट, तो एज ए होल एवरी डिपार्टमेंट, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी विल बी प्रिपेयरिंग इट्स बजट, और एज ए होल व्हेन वी विल सी इन सबको मिला के तो वो मास्टर बजट होगा। समराइज द प्लान्स ऑफ द कंपनी यूजेस टू अचीव इट्स स्ट्रेटेजिक गोल, कि कंपनी के स्ट्रेटेजिक गोल अचीव करने के लिए जो आपने प्लान बनाया है उसको समराइज करता है। टू कोऑर्डिनेट द बजट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, मैंने आपको बताया कि पूरी कंपनी का जब बजट बनाएंगे तो फिर कोऑर्डिनेशन के बगैर तो ये हो ही नहीं सकता काम। तो यू नीड टू कोऑर्डिनेट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन आपका हो रहा होगा, हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, तो फिर ये बजट जाकर बनेगा। ये हो गया आपका। उसके बाद कहता है रिस्पॉन्सेस कुड इंक्लूड सेल्स बजट, लेबर बजट, ट्रेड रिसीवेबल का बजट बनाएंगे, ट्रेड पेएबल का बजट बनाएंगे, और कैश का बजट भी बनाएंगे आप। इसके अंदर आप मार्केटिंग का बजट भी डाल दें, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट का बजट डाल दें, आप क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का बजट डाल दें, आप टेक्निकल डिपार्टमेंट वालों का बजट डाल दें। तो जितने डिपार्टमेंट्स कंपनी के अंदर होते हैं उन सब का बजट मिलके मास्टर बजट बनता है। ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट हो गया जो बड़ा इंपॉर्टेंट था। एडिशनल इन्फॉर्म, बल्कि बी में कहता है प्रिपेयर द फॉलोइंग बजट्स फॉर ईच ऑफ द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च। फरवरी एंड मार्च का आपको बनाना है, प्रोडक्शन बजट बनाना है यूनिट्स के अंदर, एंड परचेजेस बजट बनाना है किलोस के अंदर, क्योंकि परचेजेस उसने कहा है कि 3 किलोज आई थिंक लगेगा, ये आप देख रहे हैं। तो 3 किलोज ऑफ मटेरियल आपका लगना है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए चलते हैं। देखिए प्रोडक्शन बजट हम बनाना बहुत आसान है। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री मैंने आपको समझाया है, सेल्स के यूनिट्स आपको दिए हैं, और फरवरी मार्च का बनाना है, इसको याद रखिएगा। तो फरवरी मार्च का आप बना लें, बहुत सिंपल है। फरवरी मार्च की जो सेल्स दी हुई है वो आप देखें, ये सेल्स आपको दी हुई है उन्होंने 4000, 4800, तो इन मंथ की सेल्स आप ले लें, क्योंकि ये यूनिट्स बिकेंगे तो डेफिनेटली बनेंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री उसने बनाया है कि फॉलोइंग मंथ्स, जो आगे आने वाला महीना है उसकी 20% है। तो फरवरी के अंदर मैंने आपको बताया था मार्च की होगी, मार्च की कितनी आई है, निकाली थी हमने 960। तो देखें ये एंडिंग इन्वेंट्री 960 आ गई, देख रहे हैं फरवरी की। इसी तरीके से मार्च का मैंने आपको बताया था, इसको निकाल देते हैं। तो देखिए ये मार्च का जो मैंने निकाला था कि मार्च के अंदर किसकी चाहिए होगी, अप्रैल के महीने की। तो अप्रैल 4400 यूनिट्स थे, मल्टीप्लाइड बाई 20% निकाल लें 880। तो 880 का मकसद है मेरे भाई, ये देख रहे हैं 880 आपके पास आ गया।
तो ये एंडिंग इन्वेंट्री आ गई, इन दोनों को प्लस कर दिया। इसमें से ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस कर दें अगर कुछ पड़ी हुई थी, और ओपनिंग इन्वेंट्री को माइनस करेंगे तो यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड आपके पास आ जाएगा कि जो यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करने, ये 2 मंथ्स का जब वो दिया करे तो आप 1 मंथ का और इजाफा कर लें। ये फिर नेक्स्ट में आपको बताऊंगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, उसने मांगा नहीं है लेकिन वर्किंग में शामिल करें क्योंकि ये आगे इस्तेमाल होगा। तो अप्रैल के महीने का मकसद है कि अप्रैल के महीने के यूनिट्स ले लें। ये 4400 आपने ले लिए। इसकी इन्वेंट्री कौन सी होगी? अप्रैल के अंदर जो इन्वेंट्री होगी वो मई की होगी, और मई का 20% कितना होगा? 1000 होगा। तो ये 1000 जो है वो आप यहाँ लिख दें उठा के, ये 5400 हो गया। 5400 टोटल आपके पास आ गया। उसके अंदर से ओपनिंग इन्वेंट्री, अब देखें जो ओपनिंग इन्वेंट्री है, फेब की ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होगी? फेब की ओपनिंग इन्वेंट्री हमने कहा था कि जैन की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो एक्चुअली फेब की ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। तो जैन की क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी कि फेब के महीने की जो सेल्स है उसका 20%, तो ये 800 आता है। तो इसका मतलब है जैन की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी 800, वो फेब के अंदर ओपनिंग बनेगी आगे। ये आप देख रहे हैं ओपनिंग इन्वेंट्री बन गई। और मार्च की ओपनिंग इन्वेंट्री तो सिंपल है कि जो फेब की क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो मार्च की ओपनिंग इन्वेंट्री बनेगी। तो इसको माइनस करके आपने यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस कर लिया, ऐसे ये भी यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस। अप्रैल के महीने की भी आ गया कि देखें 880 जो मार्च की एंडिंग इन्वेंट्री थी वो ओपनिंग इन्वेंट्री बन गई आपकी अप्रैल के मंथ में। तो 3 महीने ये वर्किंग के अंदर लिखिएगा, इसका अगला जो पार्ट है वहाँ ये काम आएगा। तो कैलकुलेशन करके आपने देखा यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड आपने कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद आगे वो आपसे कहता है कि ईच यूनिट ऑफ फिनिश, अच्छा ये रिक्वायर्ड देखें, परचेजेस बजट आपको चाहिए। तो परचेजेस बजट आप किस तरीके से बनाएंगे? आपने ये यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस तो निकाल लिया आपने। यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस जब आपने निकाल लिया तो तीनों महीने का आपके पास देख रहे हैं, ये भी वर्किंग के अंदर यहाँ लिखें 4160, 4720 और 4520, ये 3 मंथ्स की आपके पास यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड आ गए। और आपको पता है 3 किलोज पर यूनिट, कि हर यूनिट बनाने में 3 किलोज आपका मटेरियल लग रहा है। 3 से आपने मल्टीप्लाई करा तो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड जो आपको क्लोज में था वो आपके पास आ गया 3 से मल्टीप्लाई करके। और इसके अंदर से फिर आप एंडिंग इन्वेंट्री माइनस कर दें। एंडिंग इन्वेंट्री क्या होगी, किस तरीके से निकालेंगे एंडिंग इन्वेंट्री? रॉ मटेरियल की एंडिंग इन्वेंट्री के लिए उसने हमें क्या बताया था? डायरेक्ट मटेरियल इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ ईच मंथ इज इक्वल टू 10% ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स प्रोडक्शन नीड्स के जो फॉलोइंग मंथ्स प्रोडक्शन नीड्स है उसकी होगी। इसका मकसद ये हुआ कि जो एंडिंग इन्वेंट्री है, ये जो फॉलोइंग मंथ है ये है, देख रहे हैं फॉलोइंग मंथ, मार्च के महीने की जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड आपको थे 14160 थे। इस 14160 का तो जो भी प्रोडक्शन नीड्स है उसका 10% एंडिंग इन्वेंट्री, तो इसका 10% आपने निकाला, कितना आ गया? 1416। ये 1416 आप देख रहे हैं एंडिंग इन्वेंट्री। इसी तरीके से जब मार्च के अंदर आएंगे तो ये जो अप्रैल की, अब आपकी समझ आया कि अप्रैल के महीने की वर्किंग हमने क्यों करी? अप्रैल के महीने की वर्किंग इसलिए ऊपर से हम करते हुए आए कि यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस हमने इसलिए निकाला ताकि हमारे पास रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड आ जाए, क्योंकि ये जो नेक्स्ट मंथ है इसका 10% जो है एंडिंग इन्वेंट्री है। तो इसलिए इसका 10% जब आप निकालेंगे 13560 मल्टीप्लाइड बाई 10% 1356, ये 1356 देख रहे हैं आप, ये एंडिंग इन्वेंट्री आ गई। आपने इसको माइनस का इसको प्लस कर दिया क्योंकि ये भी आपको चाहिए, इन दोनों को आप प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद में ये आपके पास टोटल आ गया, और इसमें से फिर ओपनिंग इन्वेंट्री आप माइनस कर दो, जो भी ओपनिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल आपके पास पड़ा हुआ था। ओपनिंग इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे कि फेब के मंथ के अंदर जो जैन की एक्चुअली जो क्लोज ओपनिंग इन्वेंट्री होगी, तो जैन के मंथ की ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होगी रॉ मटेरियल की, कि हमने ये पढ़ा है, आप देख कर आएँ कि डायरेक्ट मटेरियल इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ ईच मंथ इज इक्वल टू 10% ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स प्रोडक्शन नीड। तो इसका मकसद है जब हम जैन के अंदर होंगे तो फरवरी की जो प्रोडक्शन नीड्स है वो कितनी थी? फरवरी की नीड जो है वो 12480 थी। तो इसका 10% अगर निकालें
तो 1248 बनता है। ये जैन के महीने के अंदर ये जैन के महीने की क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी ये, और जो फरवरी के अंदर आके क्या बन जाएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री। तो आपने जो ओपनिंग एंडिंग इन्वेंट्री और जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड था, एंडिंग इन्वेंट्री में कितना रिक्वायर्ड था, इसको जमा करके जो फिगर आई, ओपनिंग आपके पास ऑलरेडी ये पड़ा हुआ था, आपने माइनस कर दिया, तो डायरेक्ट मटेरियल टू बी परचेज जो परचेज करना पड़ेगा वो यूनिट्स आपके पास आ गए। अच्छा, मार्च के महीने का तो आसान है कि जो फरवरी के मंथ की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी वो ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी किसकी, मार्च के मंथ में आके। तो इसको माइनस करके आपने फेब और मार्च का उसने पूछा था, तो डायरेक्ट मटेरियल टू बी प्रोड्यूस भी आपने इस तरीके से निकाल लिया। तो दैट्स वेरी सिंपल कि अगर आपकी समझ में लॉजिक आती है, नॉर्मली वो सेल्स के यूनिट्स आपको देता है, सेल्स के यूनिट्स अगर देता है तो फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री जो भी फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, जब आप प्रोडक्शन का बजट बना रहे होंगे तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की मूवमेंट्स को, क्लोजिंग को प्लस कर दीजिएगा, ओपनिंग को माइनस कर दीजिएगा, तो आपके पास यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड आ जाएंगे। और परचेजेस के अंदर तो फिर जो आपने यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस किए हैं, तो पर किलो कितना मटेरियल लग रहा है उससे मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल लीजिएगा, एंडिंग इन्वेंट्री प्लस कर दीजिएगा, ओपनिंग माइनस कर दीजिएगा, आपके पास यूनिट्स टू बी परचेजेस के कितना परचेज करना है वो आ जाएगा। ये आपने देखा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है देयर विल बी एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द परचेज प्राइस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, कि डायरेक्ट मटेरियल की परचेज प्राइस में इजाफा हो रहा होगा। द परचेज प्राइस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स इज एक्सपेक्टेड टू बी, पहले 3 मंथ्स के अंदर जो परचेज प्राइस होगी वो 3.25 होगी, फरवरी की 3.50 होगी और मार्च की 3.60 होगी। ये उसने प्राइसेस आपको दी है। कहता है जेड लिमिटेड अडॉप्ट्स द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड टू वैल्यू डायरेक्ट मटेरियल इन्वेंट्री के जो एंडिंग इन्वेंट्री को जो वैल्यूएशन करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो मेथड से करते हैं। कहता है कैलकुलेट द बजटेड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2020। फरवरी 2020 के अंदर जो मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है, जो आपने यूज़ किया है, उसकी कॉस्ट आप कैलकुलेट करें। तो कर लेते हैं हम। फरवरी के मंथ का हमने देखें ये निकाला हुआ था बजट पूरा किलो के अंदर, जो हमने ये निकाला हुआ है तो हम सुकून के साथ क्या करते हैं कि ओपनिंग इन्वेंट्री जो फरवरी के महीने में अगर आप ओपनिंग इन्वेंट्री देखें तो ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास कितनी आई, ये देख रहे हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री फैब के मंथ की 1248 थी और ये जैन से चलकर आई थी। तो जैन की जो प्राइस है वो कितनी दी हुई है इसने आपको, 3.25 दी हुई है। तो इसका मकसद है जो ओपनिंग इन्वेंट्री थी फैब के मंथ की, ये आप देख रहे होंगे ओपनिंग इन्वेंट्री, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री थी एक्चुअली जनवरी की 1248, तो मल्टीप्लाइड बाय 1248, ये जैन के मंथ की क्लोजिंग इन्वेंट्री थी जो ओपनिंग बनकर आई। तो इस पर रेट जो अप्लाई होगा वो जनवरी का होगा, इसको याद रखिएगा। 3.25 मल्टीप्लाइड बाई 1248, तो 40,4056। देख रहे हैं 4056 किस तरीके से आया, समझ में आया आपको कि ये ओपनिंग इन्वेंट्री थी, ये जनवरी से आई है, तो जैन का रेट अप्लाई करके आपने ये निकाल लिया। उसके बाद आ जाए रॉ मटेरियल परचेज। ये परचेज जो करा है वो कितना परचेज किया आपने, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, ये रॉ मटेरियल परचेज आप फरवरी के अंदर कितना करना है, 12648। ये देख रहे हैं 12648, इसको यहाँ ले आए 12648, इसको फरवरी के रेट से मल्टीप्लाई करें, $44,268। ये 44,268 आप देख रहे होंगे, ये 44,268 यहाँ नज़र आ गया आपको। ये इसको प्लस कर दें उठा के, और प्लस करने के बाद इसमें से क्या करें, इसमें से माइनस कर दें एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री जो फरवरी की है वो कितनी है, ये देख रहे होंगे 1416, यहीं से फिगर आपको उठानी है 1416, और 1416 क्योंकि ये फरवरी की है तो इस पर अगेन वही 3.50 का रेट अप्लाई होगा, ये बात जहन में रखिएगा। 1416, 1416 को मल्टीप्लाई करें 3.50 से, तो 4956,
कि 4956 आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। तो ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस को प्लस करके एंडिंग को माइनस किया, तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, कि जो रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है उसकी कॉस्ट आपने निकाल ली इस तरीके से। तो ये वाला पार्ट भी आपका हो गया, आपने देखा कैसे हुआ है। आगे कहता है एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट ऑफ यूजिंग फीफो एंड एवरेज कॉस्ट इन द सर्कमस्टांसिस ऑफ राइजिंग डायरेक्ट मटेरियल प्राइसेस। देख रहे हैं आप, डायरेक्ट मटेरियल प्राइसेस में अगर इजाफा हो रहा है तो फिर फीफो और एवरेज कॉस्ट का प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए बड़ा सिंपल है, फीफो का मकसद है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो माल पहले आया है वो पहले बिकेगा। तो इसका मकसद है राइजिंग ट्रेंड का मकसद ये है कि फीफो मेथड के अंदर जो एंडिंग इन्वेंट्री आपकी बाकी बचेगी वो हाईएस्ट वैल्यू की बचेगी, कॉस्ट आपकी कम होगी। क्यों? देखिए फीफो का मकसद है ये वाला माल। आसानी के लिए समझ लें कि आपने अगर मिसाल के तौर पे जो यूनिट्स बेचे तो 3.25 के रेट से बेचे, फीफो का मेथड है। तो इसका मकसद क्या हुआ कि और जो एंडिंग इन्वेंट्री आपकी बाकी बची वो ये वाली बची, तो ये तो हाईएस्ट वैल्यू वाली इन्वेंट्री बची ना। 3.56, 3.60 डेफिनेटली 3.50 से बड़ा है। तो इसका मकसद है फीफो के अंदर एक बात हमारी समझ में ये आई कि फीफो में जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो क्या होगी, वो हाईएस्ट वैल्यू की बचेगी। जैसे अगर मैं यूँ करूँ कि परचेजेस में ओपनिंग इन्वेंट्री को मैंने प्लस कर दिया, ये 5000 है, ये 10,000 है, ये 15,000 आ गया। इसमें से लेस करा मैंने एंडिंग इन्वेंट्री, ये 5000, तो 15 में से 5 का कितना बचा, 10,000। अब मैं ये कहता हूँ ये 15,000 आ गया। अब अगर मैं फीफो अप्लाई कर रहा हूँ तो इसका मकसद है एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू मेरी बड़ी होगी, क्योंकि जो हाईएस्ट वैल्यू के जो रेट्स हैं उसकी इन्वेंट्री बच गई है। तो अगर मैं इसको मिसाल के तौर पे 8,000 कर दूँ तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ जाएगी आपके पास, 15 में से हट गए 7। आपने देखा कि जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है अगर नॉर्मल है तो 10,000 की कॉस्ट ऑफ सेल्स है, और जैसे ही हमने एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू को बढ़ाया तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो गई। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स जैसे कम होगी, याद रखिएगा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉस्ट आपकी कम है तो प्रॉफिट बढ़ेगा आपका। इसका मकसद है कि फीफो मेथड के अंदर जो एंडिंग इन्वेंट्री है उसकी वैल्यू बढ़ी हुई होगी, हाईएस्ट वैल्यू की इन्वेंट्री होगी आपकी, और प्रॉफिट जो है उसके अंदर कम होगा। वेयर इज एवरेज, क्योंकि ओपनिंग को एवरेज क्या करता है, एवरेज मेथड के अंदर जो ओपनिंग है हाईएस्ट वैल्यू है और जो लोएस्ट वैल्यू है इसका रेट एवरेज करके वो कॉस्ट ऑफ सेल्स पे निकालता है। तो एंडिंग इन्वेंट्री इसकी फीफो के मुकाबले में कम होगी। आप समझ रहे हैं ना क्यों कम होगी, क्योंकि इन तीनों को अगर मैं एवरेज करूंगा तो फिर कम हो जाएगी ना। तो जब ये कम होगी तो इसका मकसद है एंडिंग इन्वेंट्री फीफो के मुकाबले में कम होगी, तो कॉस्ट बड़ी भी होगी। जब कॉस्ट बड़ी भी होगी तो उसका प्रॉफिट कम आएगा। तो फीफो मेथड के अंदर प्रॉफिट ज़्यादा होगा, एंडिंग इन्वेंट्री बड़ी भी होगी। एवरेज कॉस्ट मेथड के अंदर एंडिंग इन्वेंट्री फीफो के मुकाबले में ज़्यादा होगी, बल्कि कम होगी एंडिंग इन्वेंट्री फीफो के मुकाबले में। और प्रॉफिट जो है एंडिंग इन्वेंट्री कम होगी तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो फीफो मेथड के अंदर प्रॉफिट बढ़ा हुआ होता है और एवरेज कॉस्टिंग में फीफो के मुकाबले में कम होता है। ये इसका इम्पैक्ट है। सपोज क्या है, अर्लियर मटेरियल प्राइस लोअर प्राइसेस चार्ज टू कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। जो मैंने आपको बताया कि जो लोएस्ट प्राइस है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में चली जाती है। क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूड बाय द लेटेस्ट प्राइस, हाईएस्ट प्राइसेस जो हो रही होती हैं, हायर प्राइसेस जो होती हैं उस पर एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हो रही होती है। तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट में क्या होता है, एवरेज कॉस्ट एवरेज ऑफ लोअर प्राइसेस एंड हायर प्राइसेस चार्ज टू कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। कि जो रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है उस पर ये एवरेज करके प्राइसेस को चार्ज करते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूड बाय द एवरेज कॉस्ट, और क्लोजिंग इन्वेंट्री हम एवरेज कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। नाइदर हायर पे करते हैं और नॉर लोअर पे करते हैं, एवरेज पे करते हैं। फीफो प्रोड्यूसेस हायर इन्वेंट्री, फीफो के अंदर इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हायर होगी देन एवरेज कॉस्ट के मुकाबले में। हैंस कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम यूजिंग द फीफो मेथड विल बी लोअर देन व्हेन एवरेज कॉस्ट। कि कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू जो है कम होगी एवरेज कॉस्टिंग के मुकाबले में। प्रॉफिट यूजिंग फीफो मेथड विल बी हायर देन यूजिंग एवरेज कॉस्टिंग। ये मैं समझा के आ रहा हूँ कि फीफो के अंदर जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होगा एवरेज कॉस्ट मेथड के मुकाबले में, क्योंकि एवरेज के अंदर हम प्राइसेस को एवरेज कर देते हैं
इसलिए इसकी एंडिंग इन्वेंट्री कम होती है फीफो के मुकाबले में, तो एवरेज कॉस्ट का जो प्रॉफिट है वो कम होगा, वेयर एज फीफो के अंदर जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होगा। तो ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहता है द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ द कंपनी इज ऑफ द ओपिनियन दैट ड्यू टू द अनप्रिडिक्टेबल इकोनॉमिक क्लाइमेट इट इज़ नॉट वर्थवाइल टू प्रिपेयर ए बजट। इकोनॉमिक क्लाइमेट ऐसा है कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत है और कोई चीज़ हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अनप्रिडिक्टेबल होता है तो नथिंग कैन बी प्रिडिक्टेड, कि आप प्रिडिक्ट उसको नहीं कर सकते। कहता है डिस्कस वेदर और नॉट द मार्केटिंग मैनेजर्स ओपिनियन इज करेक्ट, जस्टिफाई योर आंसर, कि मार्केटिंग मैनेजर्स का ओपिनियन सही है या गलत है। तो देखिए ओवरऑल अगर अनप्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट भी है तो भी आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आप बजट ज़रूर बनाएं, उसको फ्रिक्वेंटली आप रिव्यू करते रहें, क्योंकि अगर आपके पास बजट होगा ही नहीं, चाहे जितने अनप्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट हो, एटलीस्ट आप मंथ पे रिव्यू कर लें, आप क्वार्टरली रिव्यू कर लें। देयर शुड बी ए बेस्ट डॉक्यूमेंट जिसको हम रेफ़र कर सकें कि हमने सोचा कि आपका था और फिर एक्चुअली हो क्या रहा है, ताकि आप फिर उससे क्लू मिलेगा। अगर आप बनाएंगे ही नहीं बजट तो देन देयर इज़ ए प्रॉब्लम। फिर आप ना मॉनिटरिंग कर सकते हैं, वैसे इकोनॉमिक कंडीशन आपकी अनप्रिडिक्टेबल है तो आपके पास कोई डेटा ही अवेलेबल नहीं होगा फ्यूचर में एनालाइज करने के लिए। तो बजट बनाना चाहिए। बजट इज़ द ब्लूप्रिंट गाइडिंग द कंपनी। ब्लूप्रिंट है, गाइड करता है कंपनी को। बजट हेल्प कोऑर्डिनेशन अमंग द नीड्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मिलकर बनाते हैं तो वो कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है। बजट मोटिवेट पीपल, मोटिवेट होते हैं लोग इसको करने के लिए। बजटरी कंट्रोल बाय कंपेयरिंग द बजट विद द एक्चुअल रिजल्ट्स, आप कंपेयर कर रहे होते हैं एक्चुअल रिजल्ट्स को। जैसे मैंने बताया कि रिजल्ट्स कंपेयर नहीं होंगे तो पता क्या चलेगा। डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर बजट इन अ चेंजिंग इकोनॉमी, मुश्किल होता है बनाना कि आप बजट कैसे बनाएं, एजम्पशंस भी आपकी समझ नहीं आ रहे हैं कैसे हो रहे हैं। टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली टू रिवाइज बजट फ्रीक्वेंटली, और ये बारह दो चीज़ें तो होती हैं कि थोड़ा सा मुश्किल होता है बनाना क्योंकि एजम्पशंस आपके पास सही नहीं आ रहे होते हैं और टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज थिंग्स बजट शुड बी प्रिपेयर्ड for monitoring purposes, and in unpredictable environment they should be revisited frequently। इनको रिविजिट आप करते रहें फ्रीक्वेंटली, रिविजिट करते रहेंगे तो आपका ये वाला मसला हल हो जाएगा। तो ये आपका जनाब हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। यहाँ पर आपका होप आपकी समझ में आया होगा। इसका इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे इसका। और टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।